नंबर 19, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू। हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है लाइन की, और जो लाइन इससे पास हो रही है, जिस पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है, वो पॉइंट हमें बता रखा है 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन, और वो लाइन इन प्लेन के साथ पैरेलल है। दो प्लेन दे रखे हैं, वो लाइन इस प्लेन पर भी पैरेलल है, i माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 5। इक्वल टू हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 5, और एक प्लेन ये है r वेक्टर डॉट 3i प्लस जे प्लस के इक्वल टू लिखा हुआ है 6। हमें उस लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है जो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, जो लाइन इस पॉइंट से तो पास हो रही है, और वो लाइन इन दोनों प्लेन के क्या बता रखी है, पैरेलल। देखो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जब एक लाइन किसी प्लेन पर पैरेलल होती है, जब एक लाइन किसी प्लेन पर पैरेलल होती है तो उसका नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मतलब अगर एक लाइन इस प्लेन के पैरेलल है और एक लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, तो हम रिलेशन यूज करेंगे परपेंडिकुलर वाला, और अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है तो हम रिलेशन यूज करेंगे पैरेलल वाला, ठीक है। फिलहाल हमें बताई गई है कि लाइन इन दोनों प्लेन पर क्या है, पैरेलल है, यानी कि रिलेशन हम कौन सा यूज करेंगे, परपेंडिकुलर वाला। और परपेंडिकुलर में तुम्हें मालूम है, अगर परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है, इसका मतलब डायरेक्शन का प्रोडक्ट जीरो के बराबर होना चाहिए। तो पहले लाइन बना लेते हैं। देखो वेक्टर इक्वेशन बोली थी ना, और जिस पॉइंट से पास हो रही है वो ये है, तो वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं लाइन की। तो देखो वेक्टर इक्वेशन बड़ी सिंपल होती है, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लैम्डा, ये तो होती है वेक्टर इक्वेशन किसी भी लाइन की। बी वेक्टर वो पॉइंट होता है जो डायरेक्शन होता है, और ए वेक्टर वो पॉइंट होता है जिससे पास हो रही होती है। पासिंग पॉइंट तो दे रखा है आई प्लस 2j प्लस 3k, पासिंग पॉइंट तो हमें दे रखा था, प्लस लैम्डा, लेकिन डायरेक्शन नहीं दे रखी। एक काम करते हैं, डायरेक्शन मान लेते हैं, b1i b2j b3k, ये मैंने डायरेक्शन मान ली। अब ये लाइन इन दोनों प्लेन के क्या बता रखी है, पैरेलल बता रखी है। ये वाली लाइन इन दोनों प्लेन के क्या बताई गई है, पैरेलल, ठीक है। तो हम रिलेशन यूज करेंगे परपेंडिकुलर वाला। तो पहले एक लाइन लिखना, सिंस line is parallel to given planes, therefore normal is perpendicular to plane। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल होगा वो इन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सिंपली सोचो, नॉर्मल के चक्कर में मत पड़ो, सिंपली सोचो, जब भी एक लाइन दो प्लेन के पैरेलल बताएगी तो रिलेशन यूज करना परपेंडिकुलर का। अब परपेंडिकुलर का रिलेशन तो यही होता है कि लाइन की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। तो देखो लाइन की डायरेक्शन क्या है, b1 b2 b3, और इस प्लेन की डायरेक्शन क्या है, 1 -1 2, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, b1 b2 की मल्टीप्लाई -1 से माइनस b2, b3 की मल्टीप्लाई 2 से 2b3, किसके बराबर होना चाहिए, जीरो। ये बनेगी तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1। और अब दूसरी, b1 की मल्टीप्लाई 3 से 3b1, b2 की मल्टीप्लाई 1 से b2, और b3 की मल्टीप्लाई 1 से प्लस b3 इक्वल टू 0। अब हमें b1 b2 और b3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और इसके लिए मैंने फॉर्मूला पहले बता रखा है, ऐसे केस में हम कैसे वैल्यू निकालते हैं। देखो पहले मैं b1 के लिए काम कर रहा हूँ, इसे डिटरमिनेंट फॉर्मूला कहते हैं। b1 को एक तरफ कर दो, जिसके लिए काम करते हैं उसको एक तरफ कर दो, इसका कोफिशिएंट -1 और उसका कोफिशिएंट 2, -1 और 2, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 1, 1 और 1। अगला देखते हैं b2। अब b2 के लिए काम कर रहे हैं, बीच वाले टर्म को गायब कर दो, इसका कोफिशिएंट 1, उसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 3 और यहाँ पर कोफिशिएंट 1। अब हम b3 के लिए काम कर रहे हैं, b3 के लिए मतलब इस वाले टर्म को गायब कर दो, यहाँ से बचा 1 -1 3 और 1, ये आ गया। अब तुम्हें डायरेक्शन मिल जाएंगी, इसको सॉल्व करते जो निकल कर आएंगी वो तुम्हारी डायरेक्शन होगी। तो देखो b1 के अपोन में -1 और -2, b2 के अपोन में 1 3 2 6, b3 के अपोन में 1 इंटू 1 3 इंटू 1, माइनस का माइनस माइनस हो गए +3। तो b1 अपोन में -3, b2 अपोन में -5 और b3 अपोन में 4। ये जो इनके नीचे वैल्यू आती है ये होती है इनकी डायरेक्शन। b1 की वैल्यू आ गई -3, तुम्हें सीधे लिख देना है। पहले मैं क्या कहता था, लैम्डा वगैरह से कर लो, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में से करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -5 और b3 की वैल्यू 4। मतलब इनके जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है ये डायरेक्ट आ गई। अब b1 b2 b3 की वैल्यू आ गई है, हमने जो स्टार्टिंग में लाइन की इक्वेशन बना रखी थी ना, वहां पे इस लाइन की इक्वेशन को पुट कर दो डायरेक्टली जाके। तो देखो स्टार्टिंग में लाइन की इक्वेशन मैंने ये बना रखी थी, आर वेक्टर, स्टार्टिंग में जो लाइन की इक्वेशन थी वो ये थी,
आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा b1i b2j b3k। यहाँ पर b1 b2 b3 की वैल्यू डाल दो, ये तीनों वैल्यू, और लाइन की इक्वेशन तुम्हारी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है फिर से लाइन की, पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो इस पॉइंट से पास हो रही है 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर द टू लाइंस। और देखो वो लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इन दो लाइनों पर, दोनों लाइनों की इक्वेशन दे रखी है, x माइनस 8 अपॉन में 3 y प्लस 19 अपॉन में -16 z माइनस 10 अपॉन में 7। दूसरी लाइन है x माइनस 15 अपॉन में 3 y माइनस 29 अपॉन में 8 और z माइनस 5 अपॉन में -5। तो देखो ये दो लाइन की इक्वेशन है और वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और वो लाइन इन दोनों लाइनों पर क्या है, परपेंडिकुलर। मुझे बताओ, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। ठीक है, खैर वो तो हम निकाल लेंगे, पहले लाइन बना लेते हैं। वेक्टर इक्वेशन बोली थी ना, पहले की तरह वेक्टर इक्वेशन बनाओ। पहले वेक्टर इक्वेशन ये बनती है a वेक्टर प्लस b वेक्टर लैम्डा। ठीक है, तो बना देते हैं। पासिंग वाला पॉइंट हमें दे रखा है i प्लस 2j माइनस 4k, मैंने डायरेक्टली उसका क्या बना दिया, वेक्टर, प्लस लैम्डा, b का पता नहीं है तो b1i b2j और b3k। अब मुझे बताओ ये लाइन इन दोनों लाइनों पर क्या बताई गई है, परपेंडिकुलर। ये वाली लाइन इन दोनों लाइनों के साथ क्या बताई गई है, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर बताइए तो इस लाइन की डायरेक्शन का इसके साथ जीरो होना चाहिए। तो देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, b1 b2 b3, और इस वाली लाइन की डायरेक्शन क्या है, ये होती है नीचे वाली डायरेक्शन 3 -16 और 7। तो एक लाइन लिखना पहले, सिंस रिक्वायर्ड लाइन, सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस। अब लिखो देयरफॉर। तो देखो b1 का प्रोडक्ट 3 के साथ 3b1, b2 का प्रोडक्ट -16 के साथ -16 b2, b3 का प्रोडक्ट 7 के साथ 7 b3, क्या होना चाहिए, जीरो। इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से b1 का प्रोडक्ट 3 के साथ 3b1, b1 b2 का प्रोडक्ट 8 के साथ 8b2, b3 का प्रोडक्ट -5 के साथ -5 b3, इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। इक्वेशन नंबर 2। अब इसको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे अभी हम ऊपर करके आए थे पिछले क्वेश्चन में। तो देखो जब हम b1 के लिए काम करते हैं और b2 के लिए काम करते हैं और b3 के लिए काम करते हैं, तो देखो जब b1 के लिए काम कर रहे हैं, b1 को हटाओ, -16 7 8 -5, इसको सॉल्व करेंगे। जब b2 के लिए काम कर रहे हैं, बीच वाली रो को हटा दो, 3 7 3 -5। जब b3 के लिए काम कर रहे हैं तो b3 वाली टर्म को हटा दो, यहां से बचा 3 और -16 और 3 और 8। अब हम सॉल्व करेंगे और डायरेक्शन निकल आएंगी, और वो डायरेक्शन फिर इस लाइन में पुट कर देंगे, जो लाइन बस मैंने अब छोड़ी है, बाकी सब रब कर दिया है। इस लाइन में पुट करेंगे जो लाइन अब बची हुई है हमारे सामने। तो देखो यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन नीचे कर रहा हूँ। नीचे सॉल्व करते हैं पहले। 16 की 5 से माइनस माइनस प्लस 80 और 8 7 56। अब b2, 5 3 15 7 3 21। b3 के लिए 8 3 24, 16 की 3 से 48 और माइनस माइनस प्लस। अब इधर देखते हैं b1 के लिए क्या वैल्यू आ गई, 10 में से 6 4 और 7 में से 5 2। b2 के लिए 5 और 1 6, 1 और 2 3, वो भी माइनस का। b3 के लिए 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 3 और 4 7 72। ठीक है, अब देखो इस रिलेशन से तुम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो b1 और b2 और b3 की। b1 की वैल्यू डायरेक्टली लिख लो 24, b2 की वैल्यू 36 और b3 की वैल्यू 72, और वो वैल्यूज यहाँ पर लाकर डाल देना। ठीक है, मतलब लैम्डा की टर्म्स में मत माने करो इन्हें, लैम्डा की टर्म्स में मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लैम्डा की टर्म्स में तुमने डायरेक्शन की वैल्यू मान ली, ठीक है, तो फिर ये पूरी इक्वेशन खत्म हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए इक्वल टू लैम्डा मत माने करो, सीधा पॉइंट निकाल ले करो, फिर लाके इसमें डाल दो। अब वो पॉइंट इसमें प्लॉट कर देना, इक्वेशन आ जाएगी। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज द इंटरसेप्ट ए बी सी एंड इज एट अ डिस्टेंस p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। देखो एक प्रूफ करना है हमें कि कोई प्लेन है जिसके तीन इंटरसेप्ट है ए बी सी और उसका डिस्टेंस p है ओरिजिन से। देन प्रूफ हमें ये करना है कि वो ये रिलेशन प्रूफ करो 1/a² 1/b² 1/c² इक्वल टू 1/p²। ये रिलेशन हमें पुट करना है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, टिक कर लेना। 2 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये है नहीं। है हमें इंटरसेप्ट क्या बताए थे एबीसी। तो एक काम करते हैं, पहले प्लेन की इक्वेशन बना लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म वाली। अब अगर इंटरसेप्ट एबीसी है तो इक्वेशन तो यही बनेगी x अपॉन में a और y अपॉन में b z अपॉन में c इक्वल टू d। यही तो होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। सॉरी इधर होता है हमारा 1, d नहीं होता 1 होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए 1 होता है। अब उन्होंने कहा था कि इस प्लेन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, देखो इस प्लेन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना बताया गया है p। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। Prove that if a plane has the intercept and is at a distance p units from the origin। इस प्लेन का डिस्टेंस p यूनिट का है और कहां से है, ओरिजिन से। अब ये तो उन्होंने बताया, अब हम अपना फॉर्मूला लगा के देखते हैं कैसे आएगा। तो मैं मालूम होगा, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला होता है ax1 by1 प्लस cz1 और प्लस d अपॉन में होता है तुम्हारा a² b² और c²। यही तो होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब देखो जो जो उन्होंने दे रखा है वो डाल दो। डिस्टेंस कितना दिया है p डाल दिया। x1 बताओ, x1 वो पॉइंट होता है ना जिस पर हम निकालते हैं। x1 का मतलब 0, y1 का मतलब भी 0 और z1 का मतलब भी क्या है, 0 है। यानी कि ये तीनों टर्म्स अब गायब हो गई। क्या बचेगा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस कितना है 1, तो सीधे बचा हुआ है ऊपर, तो 1 ही छोड़ दो बस। ठीक है। हाँ मन देखो इधर आके माइनस हो जाएगा, लेकिन मॉडुलस उसको कैसे बना देगा, प्लस। नीचे रूट भी होता है, नीचे रूट भी लगाना है। आप देखो a का स्क्वायर, a का मतलब वही तो होता है जो x का कोफिशिएंट होता है। बताओ x का कोफिशिएंट इस समय यहाँ पे क्या है, 1/a ना। y का कोफिशिएंट क्या है, 1/b और z का कोफिशिएंट क्या है, 1/c। तो मैं कोफिशिएंट्स डाल रहा हूँ 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। अब तुम्हें बस क्रॉसिंग कर देनी है भाई, उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करना था, तो वही तो करा है। ए वहां पर कोफिशिएंट क्या था, 1/a, उसका स्क्वायर कर दिया। अब क्रॉसिंग कर रहा हूँ, देखो ये पूरी टर्म इधर क्या हुई हुई है, डिवाइड। जब कोई टर्म इधर डिवाइड होती है तो उधर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो p के साथ ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 1/a² 1/b² 1/c² इक्वल टू में क्या चल रहा है, 1। अब एक काम करो, p इधर मल्टीप्लाई है, p को इधर भेज दो। p जब उधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड हो गया। रूट हटाने के लिए तुम्हें मालूम है स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग कर दो। इधर तो रूट गायब हो जाएगा और उधर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया, इधर तो रूट गायब हो गया और उसके ऊपर क्या आ चुका है, स्क्वायर। ठीक है।